हमारा पार्टी का नियमित दौरे जो होते हैं, निरंतर लगातार दौरे हैं। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो अब चुनाव सिर पे भाई कल 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है। हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। अरे हमारी छोटी बहन है भाई, है ना, हम लोग विश करते हैं। दुर्ग हम सबका है ना। और कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो बड़ी घटना से जुड़ा हुआ जिससे राजनीतिक हलचलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। जी हां, कहा जाता है कि जिस प्रदेश में चुनाव हो वहां पर पहले सक्रियता बढ़ती है अमित शाह की, उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के आने के पहले बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और अपने खास सिपहसालार के रूप में मोदी जी के खास दोस्त अमित शाह छत्तीसगढ़ में अब दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे से ही बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज माना जा रहा है। ऐसे में शाह आकर यहां पर क्या करेंगे, किस तरीके का जोश भरेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जो कि बताएंगे कि शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के क्या सवाल हैं, क्योंकि उन्होंने 17 सवाल जारी किए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हैं अनिरुद्ध दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षात्मक रूप से क्या होगा शाह के दौरे का इम्पैक्ट, ये बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं रविंद्र सिंह जी, उनसे जानेंगे कि शाह का कहां कहां दौरा है और इस दौरे के क्या मायने हैं। तो शुरुआत मैं रविंद्र सिंह जी से ही करता हूं और उनसे जान लेता हूं कि क्या कुछ दौरा है, क्या कार्यक्रम है, पहले वो बता दें, फिर हम चर्चा में आएंगे। शाह का दौरे के बारे में क्या जानकारी है रविंद्र जी आपके पास? जी, अमित शाह जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उनके रोड को सजा के हम स्वागत नहीं करेंगे, आम जनमानस उनके फूलों की माला पहना के स्वागत करेगा। और अमित शाह जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में महासंपर्क अभियान के तहत, जो पूरे देश में चल रहा है, केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि को जन जन को बताने के लिए, उसी कार्यक्रम के तहत वो कल दुर्ग पहुंच रहे हैं। और पूरे देश में 9 साल में मोदी सरकार ने जो कार्य किया है उसको बताने के लिए कल अमित शाह जी दुर्ग में है। 8 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला गैस दिया हुआ है, 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय दिया हुआ है। कभी आजादी के बाद से शौचालय बने नहीं, विदेशी आते थे तो हंसते थे कि भारत के लोग बाहर जाते हैं, आज भी शौचालय के लिए इतना गंदा छवि था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया। उसको बताने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। खाद की सब्सिडी 2000 करोड़ के आसपास का हम देते हैं, 12 करोड़ घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। मूलभूत सुविधा होती थी, रोटी कपड़ा और मकान भी मोदी जी ने दे दिया, पानी भी दे दिया। ये पूरा जो लोग सोचते थे मिनिमम आवश्यकता, उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस 9 साल में किया है, उसको बताने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को कार्य करते, एक छोटा सा भ्रष्टाचार का आरोप उन पे 9 साल में नहीं लगा। इसी को आप देख लीजिए मोहन जी, कैसे 9 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल थी उनके ऊपर, तो भ्रष्टाचारों की परत चढ़ जाती थी। एक भ्रष्टाचार को याद रखते थे, दूसरा भ्रष्टाचार खड़ा हो जाता था, फिर तीसरा हो जाता था, कभी 2G निकलता था, कभी कॉमनवेल्थ निकलता था, कभी कोयला निकलता था। वो दौर आज कांग्रेस सोच रही है एक तो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी पर लगा दें, एक तो लगा दें। कभी क्या कहते 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क हाईवे बनता था, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रहा है। 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया मेट्रो का पूरी दुनिया में भारत। इस उपलब्धि को बताने के लिए, इस गौरवान्वित उपलब्धि को बताने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। इसी के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मुद्दों को भी तलाशेंगे। भूपेश बघेल जी की जो असफलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख लोगों को पैसा रोक, वो सब बताने आ रहे हैं अमित शाह जी। और सही मायने में बदलते हुए भारत की बदलती तस्वीर को दुर्ग के विशाल जनसभा से अमित शाह जी आदरणीय कल अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनता को बताएंगे। इसलिए उनका दुर्ग आना तय हुआ है। अब पूरे देश में केंद्रीय मंत्री 9 साल की उपलब्धियों को, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को पूरे देश में गिन गिन के बता रहे हैं। सारे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं। उसी तारतम्य में अमित शाह जी कल दुर्ग दौरा के लिए
उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा दौरा कार्यक्रम, लेकिन दुर्ग को चुनने के पीछे कई वजह है और एक राजनीतिक रूप से घेराबंदी की भी कोशिश है। दुर्ग वो क्षेत्र जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां से 4-4 मंत्री आते हैं और इसीलिए आगाज भी उसी जिले से बीजेपी करना चाहती है, जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है कांग्रेस। जान लेते हैं कांग्रेस का क्या कहना है। कुछ सवालों की लिस्ट आई है कांग्रेस की ओर से, वो बताएंगे कन्हैया लाल जी। कन्हैया जी, ये आप देख रहे हैं कि अमित शाह आने वाले हैं, नड्डा जी आएंगे, फिर मोदी आएंगे। एक तरीके से उनकी जो रणनीति है उसके तहत बड़े लीडरों को वो पहले मैदान में भेजते हैं, जोश भरते हैं, उसके बाद चुनाव में उतरते हैं। कैसे देखते हैं इस रणनीति को बीजेपी की आप? देखिए, उनकी आंतरिक रणनीति है मोहन जी, ये वो समझें, लेकिन स्पष्ट रूप से जो दिखता है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में चाहे आदरणीय अमित शाह जी आए, चाहे अभी तक के तमाम आदरणीय मंत्रीगण जितने लोग भी आए हैं वो सब आ जाएं, उसके बाद आदरणीय मोदी जी आ जाएं, सब मिलकर भी छत्तीसगढ़ की सरकार का बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, भूपेश बघेल जी के साथ है और लगातार वो इजाफा हो रहा है उसमें, जो जन समर्थन है उसमें। और ये जो जितने भी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अभी आदरणीय रविंद्र भाई साहब हमारे कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, एक सवाल पूछने पर तो राहुल जी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी, उनका घर खाली करवा लिया, सब कर दिया। खैर हम लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, नहीं तो इनके कई लोग अभी भी सरकारी घरों पर विराजमान है, उनको सबका खाली करवा लेते, पर इस तरह की प्रतिशोध की भावना कांग्रेस के अंदर नहीं है। पर जो है एक सवाल केवल पूछा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। वो एक सवाल का जवाब ये रहा कि जो है उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, उनका जो है घर छीन लिया। लेकिन इन दोनों का अच्छा नतीजा ये निकला कि हम लोग 2 राज्यों में चुनाव जीत करके आ गए। कि जिस तरह का आप अत्याचार करेंगे उस अत्याचार का जवाब जनता दे रही है। और दुर्ग तो हमारा जो है, दुर्ग हमारा दुर्ग है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना इस बात को, वो दुर्ग हमारा दुर्ग है, उसको जो है किसी तरह से फतह करने का या किसी तरह से कमजोर करने का कोशिश जो है, ये किसी तरह से किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। इनका सफलता का एकमात्र माध्यम है वो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इनके पास ना पार्टी का जनाधार बचा है, ना कैडर बचा है, ना पार्टी में नेता बचे हैं। ठीक है, चलिए, निश्चिंत है कांग्रेस, लेकिन राजनीति है कि वो अपना असर तो कहीं ना कहीं छोड़ती है। हम चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे। अनिरुद्ध जी, राजनीति को आप दूर से देख रहे हैं, किस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं? अब जब तेजी आई है, अमित शाह आ रहे हैं, बाकी लोगों का दौरा हो रहा है, दुर्ग को फोकस कर रही है बीजेपी। देखिए मोहन जी, अमित शाह जी तो पिछले साल भी आए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की पुस्तक का जो है विमोचन के लिए, और रायपुर में एक जो है दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम लोग थे। मतलब एक तरह का पार्टी का कार्यक्रम था, तो कोई ऐसा उस समय मैसेज नहीं था कि वो चुनावी कोई मैसेज हो। और जहां तक कि मैं समझता हूँ इस साल सरगुजा में भी उनका आना हुआ था। लेकिन अब जो कल जो सभा होने जा रही है, ये जो सभा होने जा रही है, इसे भारतीय जनता पार्टी की पहली बड़ी चुनावी सभा बोल सकते हैं। भाजपा ने नहीं कहा है कहीं पर इसको कि हमारा चुनावी अभियान शुरू हो गया, चुनावी बिगुल फूंक दिया हमने। लेकिन अब ये बात है कि दुर्ग की बात है, तो क्या दुर्ग के किले को भेदने वाली बात है। मतलब एक टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे आगे बढ़ी है, क्योंकि ये जो दुर्ग डिवीजन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र गुरु जी, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी, इन 5 मंत्रियों का क्षेत्र है। और निश्चित रूप से जो है एक समय में तो दुर्ग शहर से जो है मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आती थी। हेमचंद यादव जी, फिर इधर हम भिलाई की बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे बहुत बड़े नेता होते थे। फिर सरोज पांडे जी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने चुटकी लेकर कहा कि कल हो सकता है जन्मदिन है सरोज दीदी का, तो उसमें आ रहे हो, तो खैर वो तो मतलब एक हास परिहास की बात है। लेकिन 3 बड़े नेता रहे और हेमचंद यादव जी तो दिवंगत हो गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है थोड़ी सी फिसलती चली गई। ये अलग बात है कि वैशाली नगर क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन उसी से तो कहीं कुछ जो चीजें बहुत ज्यादा वो हो नहीं पाती, मतलब मजबूत तो नहीं माना जा सकता। तो अपनी जो है खोई हुई जमीन को मजबूत करने की एक ये सशक्त तैयारी मानी जा सकती है। और इसके बाद मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्रम है नहीं रुकेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी का भी बताते हैं दौरा होने जा रहा है, उसके बाद जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं। तो अभी ये 3 बड़े नेताओं की बात है, फिर आगे और भी बड़े नेताओं की जो है आप चर्चा सुनेंगे। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं का कितना असर होगा इस पर आएंगे आपके पास, लेकिन अब चलते हैं
कन्हैया जी के पास। कन्हैया जी, आप लोग अलग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अलग मुद्दों की जमावट के साथ एक तरीके से संगठन के कैडर को मजबूत करना, उनमें जोश भरना जैसे कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी मैदान में है और शाह उसका नेतृत्व करने सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का मैंने पहले कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का अपना अपना मामला है। आंतरिक रूप से हर पार्टी अपना काम करती है। कांग्रेस का मैंने जैसे पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो विकल्प छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रोज मिलते हैं, वो स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं, स्वयं बातचीत में कहते हैं कि सरकार आपकी आ रही है। तो ये जो बात आ रही है लोगों के बीच से, ये सिर्फ इसीलिए आ रही है कि हमने काम करके दिखाया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो काम किया है और कांग्रेस के संगठन में ने जो मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो सक्रियता दिखाई है और जो संगठन जिस तरह से मजबूत हुआ है, ये दोनों मिलकर के जो हालात बने हैं वो कांग्रेस को और पहले से मजबूती की ओर लेकर के गए हैं। कांग्रेस की सरकार तो बननी तय है। ये है कि कितने जो है हम सीटों का अंतर और बढ़ा पाते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चुनौती को कैसे देखते हैं? अमित शाह जी आएंगे, कोई चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति, हर छत्तीसगढ़िया जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के साथ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इस 15 साल में जो है भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ियों के गौरव को कम करने का काम किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समाप्त करने का काम किया। राम की बात करते हैं, राम के लिए भी यदि इस छत्तीसगढ़ में काम हुआ तो कांग्रेस की सरकार में आने के बाद काम हुआ। जब मां कौशल्या का मंदिर बन जो है वहां पर पूरा सौंदर्यीकरण होने के साथ साथ राम वनगमन पथ का जो है निर्माण हुआ और एक ऐसा बढ़िया पर्यटन के रूप में भी वो स्थल धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी उसको इतना विकसित किया गया है कि आज पूरे प्रदेश के लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चलिए रविंद्र जी, अमित शाह जी की एक कार्यशैली है, जब भी आते हैं बड़ी सभा करते हैं, कुछ लोगों को साथ शामिल कर लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी तैयारी की है कि आप लोगों ने किसी से संपर्क किया है? कोई टूट के तो नहीं आ रहा है? कल हम देख रहे हैं अचानक से अरे ये कांग्रेस से भाजपा में आ गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ये भविष्य के गर्भ में है, समय के साथ पता चल जाएगा। हमारी अभी कोई गुप्त और सुप्त एजेंडा नहीं है, जो है एकदम स्पष्ट है मोहन भाई। और रही बात क्या कहते हैं हमारे भविष्य वक्ता कन्हैया लाल जी को, बहुत उनकी आत्ममुग्धता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि वो बोल रहे हैं सरकार उनकी बनने जा रही है, एक एक लोग हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। मुंगेरी लाल जी हो सकते हैं, उनके मितान हो सकते हैं, उनके साथ रोज बैठते होंगे तो उनको कल्पना मिल जाती होगी सरकार में आ रहे करके। इन्हीं की बात का, इन्हीं का क्या कहते हैं जो असफलता होगी ना देता हूं मैं। 15 साल छत्तीसगढ़िया के बाद छत्तीसगढ़ियावाद आया है, बोलते हैं जब राज्यसभा चुनने की बारी आई तो एक भी इनको छत्तीसगढ़िया दिखा नहीं। और कहते हैं कि राहुल की संसद से सदस्यता समाप्त करवा दी गई। एक प्रश्न पूछने के लिए कन्हैया लाल जी टीवी डिबेट में बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप जगह जगह घूमते, कम से कम इतना झूठ भ्रम और छलावा तो मत फैलाइए। राहुल गांधी को यदि कोई हटाया है ना तो न्यायालय ने हटाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया है। उनके कर्मों के कारण वो हटे हैं। यदि वो माफी मांग लेते तो बच जाते। अनाप शनाप बयान देंगे तो सजा तो मिलेगी, 2 साल की सजा मिलेगी और उनकी संसद सदस्यता तक गई। कितना झूठ फैलाएंगे आप लोग? क्या नरेंद्र मोदी जी ने हटाया? न्यायालय ने हटाया। पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, आप लोगों को जब देखो तब ईडी सीबीआई का डर रहता है, फिर ईडी आएगी सीबीआई आएगी। क्यों इतना प्रलाप विलाप अलाप करते हैं भैया आप लोग को क्या डर है? यदि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो क्यों सीबीआई से डरते हो? उसका सामना करो आप लोग, होगा जो होगा देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के जब ऊपर हुआ था, अमित शाह जी के ऊपर हुआ था, तब उन्होंने तो पूरा दिलेरी से, पूरी क्षमता से, पूरी योग्यता से और पूरी तल्लीनता से उन कानूनों का उन्होंने वो किया है सामना और निकल के आए। आप लोग क्यों डरते हो? अभी टीवी डिबेट में ईडी सीबीआई बोलने की क्या जरूरत है? अभी तो अमित शाह भी आ रहे हैं, ईडी और सीबीआई तो नहीं आई। इतना डर अच्छा नहीं है भैया। और जो बोल रहे हैं ना भूपेश बघेल जी ऐसा वैसा करके, अरे 4 साल में मैं बताऊं छत्तीसगढ़ की जनता जार आंसू बहा रही है। कहाँ भूपेश बघेल जी को ला दिए दिल से, पूरी उससे क्या कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह को याद कर रहे हैं। क्या शांति थी, क्या सरकार थी। आप लोग तो छलावा करते हो, भगवान राम पे उतर आए। ये सब नहीं, केवल आप लोग का दिखावा है। मैं कह रहा हूँ भाजपा को जो
पूरे दिल से छत्तीसगढ़ की जनता याद कर रही है। जो 70 सीट आप लोग जो पाए हो ना, वो पूरा झूठे घोषणा पत्र के कारण पा गए, क्योंकि आपने शराबबंदी नहीं किया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, 1000 रुपया विधवाओं को नहीं दिया। अभी मजे की बात आने दीजिए, चुनाव सामने है, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती। उसी रमन सिंह जी को जैसा याद करते ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10-12 सीटों में कांग्रेस को समेट के वो पूर्ण बहुमत की सरकार और शानदार सरकार बनाएगी। अगले एक बार जब आप लोग आए थे तो 15 साल बाहर रहे, इस बार 5 साल शासन कर लिए, 20 साल के लिए बाहर होने वाले हो। मैं आपको इस चुनाव के बाद इसका जवाब दे दूंगा। रविंद्र सिंह जी ने लंबी तकरीर की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किसको शामिल करने वाले हैं। लेकिन इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे कन्हैया जी, उनसे समझ लेते। कन्हैया जी, कहीं कोई टूट के तो नहीं जा रहा है? अपने लोग सब है ना, गिनती कर लिए कि नहीं आपने? देखिए, कहीं ना कोई टूट के जा रहा है ना कोई छूट के जा रहा है। जिन लोगों को ये एक परंपरा सी बन जाती है कि भाई कुछ लोगों को किसी तरह से सकेला जाए, वो सफलता नहीं मिल पा रही है। बल्कि भाजपा से बहुत सारे लोग टूट टूट करके रोज आ रहे हैं। मैं आज भी पढ़ रहा था कि बिरगांव में कल बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कांग्रेस प्रवेश है। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लोगों का आना जाना। लेकिन जो है अभी तो खैर बहुत सारी चीजें हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताइए, टूटेगा तो नहीं? कोई अभी कहीं नहीं जा रहा है। और यदि ये जाने वाली बात होगी तो शायद मोहन तिवारी जी सबसे पहले जो है ना वो अपने उसमें लिखना चालू कर देते हैं। पर अभी तक आपने ऐसा कुछ दिया नहीं है किसी को। पर अभी तो ये एक एक कर की बात है, जहां छोटी छोटी चीजों को लेकर के अभी बोल रहे थे ईडी सीबीआई सब चीजें जो है ये इन्हीं दम पे वर्किंग हो रही है। पर अभी एक ताजा मामला और आ गया है मोहन जी। आज ही उच्चतम न्यायालय ने ऑर्डर किया है इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच के लिए। ये बैंक घोटाले को जो है हम लोगों ने लगातार लड़ा है। मैं इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा हूं। उस घोटाले में जो है बारंबार जो खुद पुलिस ने उसमें नार्को टेस्ट के लिए निवेदन किया था और आज कोर्ट के आदेश पे हुआ था। उस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को लंबे समय तक दबा के रखा गया, जिस नार्को टेस्ट में इस बात को स्पष्ट रूप से मैनेजर ने कहा था, जिसकी सीडी सब लोगों को जारी की गई कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन मंत्री सर्वश्री बृजमोहन जी, राजेश मूणत जी, अमर अग्रवाल जी, राम विचार नेताम जी और उस तत्कालीन डीजी, तत्कालीन सीएसपी, सब लोगों ने उसमें जो है कितना कितना पैसा लिया, 1 करोड़ 2 करोड़, ये मात्र 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेकर के जो लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, अब उन लोगों का परीक्षा का फिर समय आ गया है। जो 15 में है, अब बाकी को जो है सकेलने का काम ये लोग करने वाले हैं, जो जनता के सामने आ रहा है, दिख रहा है और लगातार प्रमाणित हो रहा है। ये नार्को टेस्ट न्यायालय के निर्देश पर हुआ था, पुलिस के निवेदन पर हुआ था, हमारे आदेश पे, हमारे निवेदन पे नहीं हुआ था। उसमें ये चीजें स्पष्ट आई थी, उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे इतने साल। दुबे जी की तरफ चलते हैं। दुबे जी, एक तरफ अमित शाह आएंगे और कल जैसा कि संकेत है वो काफी कुछ हद तक प्रदेश में जो चीजें चल रही है, नाकामी है, उस सबको रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और ये जब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक वाला भी मामला आया तो घोटाले का जवाब घोटाला के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश है। कैसे देखते हैं आप? पूरी बिसात बिछ गई है। देखिए क्या है, नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी जब भी छत्तीसगढ़ दौरे पे आते हैं, हलचल तो मस्ती है। ये आज की नहीं पुरानी बात है। और निश्चित रूप से फिर आ रहे हैं तो दुर्ग में आ रहे हैं। और जहां तक कि कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस सत्ता में है, तो जो पुराने जो घोटाले पे तो कांग्रेस आज भी बात करती है। नान घोटाला आप देखें तो कांग्रेस आज भी बात करती है। लेकिन एक ये थोड़ा सा कई बार में प्रश्न उठता है कि नान घोटाला जो इतना बड़ा करके घोटाला है, तो उसकी सारी चीजें आज तक स्पष्ट क्यों नहीं हो पाई। दूसरी बात, पनामा पेपर्स की बात होती है। पनामा पेपर्स पर सारी चीजें सवाल उठते हैं, तो क्या इसमें कुछ प्रूव हुआ, कुछ सिद्ध हुआ? नहीं, ये भी सवाल अक्सर उठा करता है। ये सब मतलब ये कि कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं मोहन जी, तो कांग्रेस का आरोप तो जो है, जो सत्ता में नहीं थी, पनामा पेपर और जो इसको लेकर तब भी था नान घोटाले को, और आज भी जो है आरोप वही है। और दूसरी बात, कांग्रेस तो झीरम घाटी हमले की भी बात करती है। झीरम घाटी नक्सली हमला आज जो इतना वक्त बीत चुका है उसको, तो इसमें भी आज उस पर भी जो स्थिति साफ नहीं हुई, मतलब क्लियर कुछ नहीं हो पाया कि मतलब इसमें कौन लोग इन्वॉल्वमेंट थे, कौन मुख्य अपराधी हैं। और दूसरी बात जो है, एक तरफ जो है केंद्र सरकार की एजेंसी की बात होती है, तो फिर इधर ये प्रदेश सरकार की एजेंसी की बात होती है, सब इतना गड़बड़ है, तो उसमें भी धुंध छूटनी चाहिए वक्त के साथ साथ, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा क्या इस समय, आखिरी समय में इस तरीके की चीजें, सब घोटाले जैसी चीजें आती हैं, तो उसका क्या असर होता है क्या? देखिए मोहन जी, 3.5 महीने बचे हैं चुनाव को, 3.5 महीने बचे हैं। और देखिए क्या है कि अब जो है पिक्चर अब क्लियर होना शुरू होगी। अब जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ परसों, जो है मतलब है पीएससी के खिलाफ, तो उनकी आंदोलनों की श्रृंखला चल रही थी अभी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो, चाहे फिर वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे फिर धर्मांतरण को लेकर हो, फिर चाहे आरक्षण को लेकर हो, ऐसे इस तरीके के जो उनके एक चल रहे थे। अब ये जो सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अब जो है आम सभाओं की श्रृंखला शुरू हो रही है। आम सभाओं की श्रृंखला शुरू हो रही है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप चलेगा और दूसरी तरफ जो है सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ साथ, छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ साथ जो है वो आरोप को जिंदा रखेगी। वो मैं नहीं समझता कि जो पनामा पेपर और जो नान घोटाला, ये सब चीजों को वो जो है वो धूमिल होने देगी। फिर जो आरक्षण का मुद्दा, ये जो धर्मांतरण, इस पर भी वो चर्चा करते रहेगी। ये चुनाव तक के आपको ये सब सारी चीजें जो देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के दोनों तरफ से कहने के लिए इस चुनाव में काफी कुछ है। ठीक है, तो कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन खिलाड़ी बैटिंग के लिए पहले कौन उतर रहा है, वो है अमित शाह। रविंद्र जी, शाह जी का आक्रामक जो व्यक्तित्व है और आक्रामकता के साथ वो विपक्ष पर या अपने सामने वाली पार्टी पर हमला करते हैं, कुछ उसी अंदाज में कल हमें वो देखने को मिलेंगे। और बीजेपी इसके बाद क्या करने वाली है, क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ अमित शाह जी कल अपने अंदाज में बात करेंगे। मैं एक लाइन कह रहा था कि जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी के मामले की बात कर रहे थे, मैं उनको बधाई दे रहा हूं कि न्यायालय ने संज्ञान दिया। अब भगवान करे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसी को डर नहीं है। हम तो न्यायालयीन प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। ऐसा राहुल गांधी को न्यायालय ने हटाया तो सरकार ने हटाया, ऐसा नहीं बोलते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष में रहते कांग्रेस जिसको आरोप लगाती थी, सत्ता पक्ष में रहने के बाद भूल गई। मेरे जेब में जीरम घाटी का वो रखा है सबूत, कभी भूपेश बघेल जी दिए नहीं, उनका पैकेट कट गया, उनके पैकेट को घर में सबूत को धो दिया गया साबुन से, वो सब हमने देखा है। अभी आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में जनसभाएं केंद्रीय मंत्री करेंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व से प्राप्त हुआ। कांग्रेस की सफलता को और मोदी जी की सफलता को हम गिनाएंगे। बड़ी बड़ी वृहद सभाएं भी होंगी। आप लोग ऐसा लग रहा है विधानसभा की तैयारी के ज्यादा लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा स्तर का कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में कैसे विधानसभा जीतेंगे? आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिनको नहीं मिला बड़ा आंदोलन किए, पीएससी घोटाले पे आंदोलन किए, गौठान जाबो, पोल खोलबो, हमने सब किया। इस सरकार ने इतना काम दे दिया है हमको, इतना भ्रष्टाचार, इतनी इनकी असफलता कि हम लोग को भी लगता है हम कितना जाएं, कितना गिनाएं, लेकिन हम सिलसिलेवार उन मामलों को उठा रहे हैं। और सरकार, ये लोकसभा का नहीं, राज्यसभा के, हमारे विधानसभा के लिए भी है। हम विधानसभा के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया, 1-2 दिन में हम रुकते नहीं है, हम लगातार काम करते रहते हैं। और हमें बहुत काम है इस सरकार के घोटालों को उजागर करने के लिए, इनकी सफलता को बताने के लिए। फिर से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल की सत्ता मिली थी, 15 साल का सरकार सत्ता बाहर हुई थी कांग्रेस, 5 साल के लिए मिला, 20 साल के लिए बाहर होने वाले। अगले जब चुनाव का निर्णय आएगा, मोहन जी आप बोलेंगे एकदम सही बोल रहा था करके, आप देखिएगा। चलिए, ये तो बीजेपी का अपना आकलन है, लेकिन कन्हैया जी क्या कहते हैं? कन्हैया जी, इनकी तैयारी लोकसभा की है, लेकिन साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी हो जा रही है। अमित शाह, ये सारे लोग आ रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि विधानसभा लड़ेगा कौन, विधानसभा लड़वाएगा कौन, विधानसभा में कौन इनका नेतृत्व करेगा। कोई इनके पास में स्पष्ट विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, किस मुद्दों को लेकर के सर जो है सामने आएंगे, कुछ भी नहीं है। मैं तो अनिरुद्ध भाई जो बात चर्चा कर रहे थे उस पर जो है कहना चाहता हूं कि जितने घोटाले हैं उन सब की जांच के लिए, चाहे वो झीरम कांड के लिए एसआईटी गठित की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना भय क्यों था कि उस एसआईटी के खिलाफ हाईकोर्ट गए, एसआईटी पर रोक लगवाई और आज तक झीरम घाटी का जो है सच सामने नहीं आने दिया। सीबीआई से फाइल मांगते थक गए, लेकिन सीबीआई ने फाइल नहीं लौटाई। और ये जो है बात कर रहे हैं चीजों की, लगातार इस तरह की जो है घटनाएं जो है हो रही है, जिससे कि इनका भय दिखता है साफ कि कहीं ना कहीं हर मामले में ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी संलिप्तता है, इसलिए उसको दबाना चाहते हैं। और जहां तक राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं की बात है, मैं एक जो है स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत स्वागत है सबका। वो आदरणीय गिरिराज जी आए थे, बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा जो है
कि गोडसे जो है देश के सपूत हैं, यदि इनके लिए एक हत्यारा सपूत है तो निश्चित रूप से ये जो है बस्तर और सरगुजा में घूम घूम के भी कह सकते हैं कि नक्सली देश के सपूत हैं, ये आतंकवादी देश के सपूत हैं, क्योंकि उन्होंने भी देश में ही जन्म लिया है। ये नक्सली कौन से विदेश से आए, ये लोग कल इनको भी सपूत कहेंगे। तो इनको ये सपूत कहने वाले लोग जो है इनको मुबारक हो, और उनके दम पर ये लोग जिस तरह के वातावरण बनाएंगे उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। हम आज 71 है, हम 75 निश्चित रूप से पार होंगे। ये जो है इस तरह का छत्तीसगढ़ का वातावरण को जो खराब करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये आम जनता का निर्णय, ये मेरा निर्णय नहीं है। आप कहीं भी जाके बात कर लीजिए, यही चैनल से निकल के जो आते जाते लोगों से चर्चा कर लीजिए, आपके पास निर्णय सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो चलिए जवाब अगर आप देना चाहें तो सिंह साहब, ये क्योंकि काफी चीजें अभी इसमें आनी बाकी है, अभी तो प्राथमिक रूप से केवल आरोप प्रत्यारोप है घोटालों में। बिल्कुल, ये एक चीज फिर कन्हैया अग्रवाल जी गलत बोल गए कि गोडसे को सपूत बोले। किसकी तुलना में बोले? औरंगजेब और बाबर की तुलना में बोले, पूरे तथ्य को बोले ना, आधा अधूरा क्यों बोलते? तुलना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? किसने कहा कि औरंगजेब सपूत है? औरंगजेब को सपूत किसी ने कहा ही नहीं, तो फिर तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये केवल और केवल जो है अपनी बात को छिपाने के लिए औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं। दरअसल ये गोडसे को सपूत साबित करना चाहते हैं, जो इस देश की जनता सहन नहीं करेगी, जो इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक एक गांव का एक एक बच्चा जानता है कि गोडसे गांधी जी का हत्यारा है, और गांधी जी के हत्यारे को सपूत कहने वाले को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ लेना चाहिए। यदि एक हत्यारा इनकी नजर में सपूत है तो देश में जितने हत्यारे हैं सारे हत्यारे इनकी नजर में सपूत है। देश के नक्सली सपूत है, आतंकवादी सपूत है। ये नक्सली और आतंकवादियों को सपूत बताने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद सौहार्द आप लोग बिगाड़ते हो और गिरिराज सिंह जी पे आरोप लगा रहे हो, जबकि आधे अधूरे तथ्य को रख के। कन्हैया जी, पूरी दिलेरी से मैं बोल रहा हूँ, आप हमको बोल रहे हैं ना कि अभी 10 लोगों को भ्रष्टाचार हम नहीं डरते। औरंगजेब को किसने सपूत कहा कि औरंगजेब से? चलिए विषय में आइए, ये बताएं शाह जी आ रहे हैं अभी तो। आप सपूत क्यों कह रहे हैं? गोडसे को सपूत कहने पर बात करिए, औरंगजेब से तुलना करने के लिए औरंगजेब कहाँ से सपूत होगा हमारे देश के? औरंगजेब किसने कहा सपूत है? अलग मुद्दा है, समय की कमी है, इसलिए दुबे जी से समग्र एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आज विषय हमारा है अमित शाह का दौरा और इसका इम्पैक्ट। दुबे जी ज्यादा अच्छा बताएंगे दोनों वक्ताओं को सुनने के बाद। दुबे जी क्या लग रहा है इस दौरे के बाद फिर इसी तरीके की जंग जैसे कि अभी हमारे मंच में हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो जाएगा? देखिए मोहन जी, वो पहली बात तो ये कि गनीमत है कि गोडसे से होते होते चर्चा आदि पुरुष तक के तरफ नहीं चली गई, वरना आदि पुरुष के पे भी बात शुरू हो जाती। लेकिन जहां तक के बात है अमित शाह जी के जो दौरे की, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी बैठकों का दौर बहुत चल रहा था, जिसमें जो है ओम माथुर जी जो इनके प्रभारी लगातार बैठ के ले रहे थे, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, तो बाहर जो चर्चाएं आ रही थी तो इसमें यह है कि कार्यकर्ता भी जो मतलब एक बहुत सोच की स्थिति में था कि क्या बैठक ही बैठक चलते रहेगी कि एक जमीनी स्तर पर भी कुछ होगा। तो ये अच्छा है कि जमीनी स्तर पर एक बड़ा आंदोलन दिख गया, जो उनके तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। अब जो अमित शाह जी का जो आना हो रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जो है कार्यकर्ताओं की बैटरी चार्ज तो होगी और उनमें उत्साह तो आएगा। किसी भी पार्टी के अगर कांग्रेस के भी अगर भविष्य में बड़े नेता, अभी जैसे राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और अपना सोनिया जी जब आए थे, राष्ट्रीय अधिवेशन था, महाधिवेशन था, तो यहाँ पे उनकी भी जो है फिजा देखते बन रही थी, तो वो चीज अब भारतीय जनता पार्टी में दिखेगी। और 3.5 महीने और किसी ने नहीं बोला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि अब जैसे उनकी जो पार्टी के भीतर में ही जो उन्होंने कहा, भले मीडिया के सामने नहीं कहा, कि उनका ये कहना है कि 3.5 महीने शेष बचे हैं और कमर कसकर तैयार हो जाओ। तो ये जो स्थिति दोनों पार्टियों की तरफ है, कांग्रेस की तरफ भी और बीजेपी की तरफ। ठीक है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि दोनों दल कमर कस के तैयार रहें और वोट देने के लिए जनता भी कस के तैयार है। किसके तरफ कस के वोट देगी ये बताएगा भविष्य। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ कन्हैया जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर ये चर्चा जो कि आज हम इस बात पर कर रहे हैं कि अमित शाह का दौरा कैसा होगा, कल एक बार फिर से बैठेंगे और जानेंगे कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया और उसका असर क्या होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।
राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा।